निर्जलीकरण के लिए कौन सा निर्जलीकारक प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन निर्जलीकारक जो है वो H2SO4 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एथेनॉल C2H5OH को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस तक लगभग गर्म करते हैं तो क्या होता है? OH C2H5OH है, C2H5OH है। अब इसमें से आप क्या करिए, H2O निकाल दीजिए। तो अगर H2O निकाल देंगे तो OH यहाँ से निकल जाएगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? C2H4 बचेगा। क्या बचेगा? देखिए, C2H5OH में से हमने क्या किया, H2O निकाल दिया। H2O निकाल दिया तो OH यहाँ पर है और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना बनेगा? क्या बचेगा? C2H4 बचेगा। क्या बचेगा? C2H4, मतलब CH2 जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एथीन या एथिलीन। तो याद रखिएगा, अगर हम एथेनॉल का निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनता है? एथीन बनता है। और किसको निर्जलीकारक के रूप में यूज किया जाता है? तो कंसनट्रेट H2SO4 को निर्जलीकारक के रूप में यूज किया जाता है। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक जब भी जोड़ना हो, ये एक योगात्मक अभिक्रिया है, योजक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक या योजक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन को जोड़ना है एल्कीन में, और हाइड्रोजन जोड़कर एल्कीन में हम क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे। तो साथियों, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में जब भी जोड़ना हो, हाइड्रोजनीकरण करना हो, सबसे बेहतरीन उत्प्रेरक कौन सा है? निकिल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रखा है मैंने। देखिए, एल्कीन मतलब कोई भी एल्कीन ले लें हम। एल्कीन मतलब CnH2n। तो हम एथीन ले लेते हैं, C2H4। अब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6। जैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो आप सभी को मालूम है कि एल्कीन का होता है CnH2n, और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा CnH2n+2, CnH2n+2, और ये क्या है? एल्केन है। तो हमेशा एल्कीन का जब भी हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्केन मिलेगा, किसके? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ रिएक्शन लिख रखा है CH2 जब यहाँ जुड़ा तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा निकिल उत्प्रेरक, और ये एल्केन बन गया। देखिए, तो ये हमारा था एथीन या एथिलीन, और ये क्या बन गया? एथेन बन गया। क्या बन गया? एथेन बन गया। इन से एन बन जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण कर देंगे जब भी एल्कीन का, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। साबुनीकरण, साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। फैट और NaOH की क्रिया करा दी तो हम क्या मिला? सोप और क्या मिल जाएगा? ग्लिसरॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोप और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साबुनीकरण एक बहुत पूर्ण अभिक्रिया है जिसमें हम वसा का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। एथाइन के बहुलकीकरण से किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, बहुलकीकरण, ठीक है, एथाइन बहुलकीकरण CnH2n-2, ये एथाइन होता है। एल्काइन होता है, और एल्काइन में एथाइन अगर मैं कहूँ तो C2H2, एसिटिलीन गैस इसे हम कह सकते हैं। C2H2 क्या है? एसिटिलीन है या एथाइन है। अब अगर हम इसे तप्त लोहे की नली में प्रवाहित करें तो इसका चक्रीय बहुलकीकरण हो जाता है, और चक्रीय बहुलकीकरण से आप सभी लोग जानते हैं, इस तरीके से हमें एक छोड़कर एक बॉन्ड लगा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम तप्त लोहे की नली में किसको? एथाइन को, तप्त लोहे की नली में किसको? एथाइन को, C2H2 मतलब एसिटिलीन को प्रवाहित करें तो C6H6 हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलें। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? देखिए, एथिल अल्कोहल ले लिया,
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नवजात ऑक्सीजन ले लिया और किसके उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब हम किसका, एथिल अल्कोहल का करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल जो है ऑल जो है वो ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल इसमें हो जाएगा एथेनोइक ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप साथियों ध्यान दे सकते हैं CH3CH2OH है ना, तो CH2OH है, यही क्या हो गया, यही हो गया आपका CH3COOH हो गया। ठीक है, यही क्या बन गया, CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल बन गया, या आप कह सकते हैं एथेनोइक एसिड बन गया। इसका दूसरा नाम क्या है एसिटिक अम्ल का, एथेनोइक एसिड। इसी को सिरका कहते हैं दोस्तों, इसी को विनेगर या सिरका कहते हैं, और ये एथिल अल्कोहल आपका है। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। अभी आज के शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। आज के शिफ्ट में आने वाला यही क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो एथिल अल्कोहल की सक्रिय धातु सोडियम से अभिक्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, CH2 5OH और Na। देखिए अब NaOH को ले उड़ेगा, NaOH को ले उड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, C2H5ONa, H यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा तो क्या मिलेगा, C2H5ONa। इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम एथॉक्साइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन हम ले लेंगे अगर, और बेंजीन लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन की NO2 के साथ क्रिया करा दीजिए तो आपका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा NO2, यही है क्या, नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन की सांद्र, देख लीजिए यहाँ पर, बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। C6H6 + HNO3 के साथ हमने क्या किया, हमारा कैटलिस्ट कौन सा है, कैटलिस्ट हमारा H2SO4 है। इसके उपस्थिति में किससे क्रिया कराना है, HNO3 से क्रिया कराना है। तो C6H5NO2 जैसा मैंने बनाया था, और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आंसर हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर से अगर क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो हमें एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एथिल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, ज़रा इसके साथ हम एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं। तो CHCl3 ये किसका, CHCl3, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा किसका साथ, या तो एसीटोन या एथेनॉल, और एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब क्या, एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो ब्रोमीन जल का रंग कैसा होता है। एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया में ब्रोमीन जल का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। एल्कीन ब्रोमीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया कर रंगहीन उत्पाद बनाता है, जिससे यह असंतृप्त की पहचान होती है। देखिए एल्कीन CH2 मैंने एथीन ले लिया, इसकी Br2 से क्रिया करा दी तो क्या मिल जाएगा हमें, एथिल डाई एथिल ब्रोमाइड। एक Br यहाँ चला जाएगा, एक Br यहाँ चला जाएगा, डाई एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा जो कि रंगहीन है। डाई एथिल ब्रोमाइड, देखिए एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या होगा, यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ, एक Br इसके साथ चलेगा ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इसके साथ चल जाएगा, तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, डाई एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा जो कि एक रंगहीन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेन CH4 के सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, CH4 प्लस Cl2, क्लोरीन हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन कम कर देगा। तो पहले बनेगा CH3Cl और प्लस क्या हो जाएगा HCl, ठीक है। इसी तरीके से ये क्रिया कम होती जाएगी, तो प्रतिस्थापन है। तो क्या है ये कि CH4 में जब क्लोरीन ऐड होगा तो ये हर बार एक हाइड्रोजन निकालता चला जाएगा, और जब तक क्या बन जाएगा हमारा, लास्ट में जानते हैं जब पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है और क्या बनता है, CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और बीच में यहीं पर क्या बनता है, देखिए बीच में यहीं पर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर एक ही रिएक्शन दिखाया गया है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन चल के कहाँ हो गया, HCl बन गया। अब ये प्रक्रिया हम अगर 4 स्टेप तक चलाएंगे तो हमें क्या होगा, सारा हाइड्रोजन निकलता चला जाएगा और लास्ट में क्या मिलेगा हमको, CCl4 मिलेगा, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, ठीक है। और इसी में उसके पहले क्या मिलेगा हमें, CHCl3 भी मिलेगा जो क्लोरोफॉर्म है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया है मेथेन की। जो हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सबसे पहले तो एथिल क्लोराइड ये मिला पहली बार में, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बीच में हमें क्या, क्लोरोफॉर्म मिलता है। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलिए, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, अपचयन होगा एल्डिहाइड का तो एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का अपचयन करने से क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे CHO। जब भी हम एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमेशा अल्कोहल प्राप्त होगा। तो एसिड एल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन है तो क्या, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ आप दे सकते हैं क्या बन गया, CH3CH2OH। देखिए CH3 यहाँ H2 है, दोनों ऐड हो गया, ठीक है। तो CHO था, हाइड्रोजन ऐड करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन ऐड करना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका CH3 CH2 और OH। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एथिल ब्रोमाइड को, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो एथिल ब्रोमाइड को अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन इस अल्कोहल के साथ, सॉरी पोटेशियम के साथ चला जाएगा। देखिए हाइड्रोजन चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, अगर वो धातु पा गए, ठीक है, वो भी क्षारीय मृदा धातु, Na, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, अगर ये पा गए तो इनके साथ तुरंत चले जाते हैं, इनसे मोहित हो जाते हैं। तो जैसे ही के पाया Br को, वो अलग हो गया, बाकी H2O अलग हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एथीन। तो अगर एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KH के साथ गर्म करेंगे तो ब्रोमीन चला जाएगा पोटेशियम के साथ, तो KBr बन जाएगा, बाकी जल निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारा, 4 हाइड्रोजन बचा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब हमारा एथीन मिला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एथिल एमाइन C2H5NH2 की नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, एथेनॉल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साथियों, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकते हैं सारे इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। वीडियो जो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ मैंने व्याख्या लिख रखा है, एथिल एमाइन और नाइट्रस अम्ल। देखिए HNO3 क्या है, नाइट्रिक है, और एक अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो वे क्या है, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या होगा, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहले मैंने क्या बना दिया, C2H5 यहाँ से लिया, OH बना दिया, N2 अलग कर दिया और बचा H2O एक साथ हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजीन के सल्फोनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन के सल्फोनीकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सल्फोनीकरण करना है तो सल्फोनीकरण हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही हो सकता है। तो बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो C6H6 को H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, तो इसमें से H2O निकाल दीजिए। तो एक H यहाँ से निकालिए, एक H बेंजीन से निकालिए, तो C6H5, ठीक है। और देखिए H2O यहाँ बन गया, तो बचा क्या, यहाँ बचा H2SO4 था, एक H निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एक H यहाँ से निकला, ठीक है, और एक ऑक्सीजन निकला H2O बनाने के लिए, तो क्या बनेगा,
SO3 बचेगा, क्या बचेगा, HSO3 बचेगा। तो वही लिखा है C6H5SO3H और प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो याद रखिएगा इसे क्या हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनीकरण हमेशा किससे होता है, सांद्र सल्फोनिक अम्ल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगी, वुड्स अभिक्रिया आप देख लीजिएगा। वुड्स अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, हम अगर गर्म कर देंगे तो हमेशा एल्केन मिलेगा और क्या मिलेगा, NaX मिल जाएगा और प्लस एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी एल्किल हैलाइड की अगर हम सोडियम के साथ क्रिया करेंगे तो अभी मैंने बताया हैलाइड जैसे ही सोडियम पाएगा या कोई भी धातु पाता है वो उसके साथ मोहित हो जाता है और चला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ तो आंसर उच्च एल्केन होगा। CH3Cl मैंने ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया, एल्किल हैलाइड है, एल्किल समूह मेथिल है और हैलाइड क्लोरीन है, और 2Na ले लिया, सोडियम लिया हमने। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बन गया, एल्केन बन गया और NaCl, देखिए NaCl ले गया, ठीक है, और क्या बना, CH3 बन गया। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX मतलब R मतलब क्या होता है दोस्तों, R मतलब कोई एल्किल समूह हो, Mg मतलब मैग्नीशियम आप लोग जानते हैं, X मतलब हैलाइड मतलब हैलोजन मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देता है। तो ये सब एल्केन बनाने की विधि है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr हमने एक ले लिया, देखिए एक एल्किल समूह लिया, मेथिल समूह CH3 ले लिया, ये एक एल्किल समूह है, मैग्नीशियम और एक हैलोजन ले लिया हमने Br, इसकी H2O के साथ क्रिया करा दी तो हमारा CH4 मेथेन बन गया, बाकी MgOH Br अलग हो गया। अगला फिनॉल C6H5OH, फिनॉल बेंजीन में अगर अल्कोहल के साथ क्रिया करा देंगे तो ये फिनॉल बनता है। वो जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या होगा, तो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही जिंक के साथ करेंगे तो क्या होगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। बाकी देख लीजिए C6H5 था और H, तो क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। तो फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ये एक अपचयन है। ऑक्सीजन निकल जाना भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकल जाना अपचयन। हाइड्रोजन ऐड होना क्या है, हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो क्या है, अपचयन है, और हाइड्रोजन निकल गया तो क्या है, ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो ईथर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, निर्जली कम तापमान पर एथिल अल्कोहल निर्जलीकरण होकर डाई एथिल ईथर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साथियों, पेपर में छपने वाली। C2H5OH 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ क्रिया कराया तो हमने क्या किया, देखिए निर्जलीकरण मतलब H2O निकल जाएगा। निर्जलीकरण मतलब क्या हो गया, H2O निकल गया तो क्या बचा, O समूह हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, O समूह प्रदर्शित करता है ईथर को। इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, ठीक है। तो C2 इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, तो डाई एथिल ईथर बनाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आंसर वो क्या होगा, ईथर होगा। साथियों 19 नंबर पर चलते हैं। एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या होगा, देखिए फिर मैंने कहा एथिल अल्कोहल बनेगा, मतलब एथेनॉल बनेगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। साथियों देखिए पोटेशियम, ब्रोमीन जैसे ही हैलोजन कोई धातु पाएगा उसके साथ अलग हो जाएगा, मोहित हो जाता है। तो बचा क्या, बचा आपका C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया। बहुत ही आसान अभिक्रिया है। इस ऐसी अभिक्रिया को हमेशा देखिए, हैलोजन हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ध्यान दीजिएगा, हैलोजन हमेशा क्या अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। वो प्रतिस्थापित हो जाता है, दूसरे के साथ मोहित होकर के चला जाता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, एल्काइन का सामान्य रासायनिक गुण क्या है, तो एल्काइन का रासायनिक गुण जो सामान्य है वो योगात्मक अभिक्रिया है। असंतृप्त होने के कारण एल्काइन आसानी से
हाइड्रोजनीकरण जैसी योगात्मक अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। साथियों देख लीजिए लास्ट में एकदम लिखा गया है, देखिए C2H2 निकिल उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा योगात्मक अभिक्रिया के लिए हमेशा निकिल उत्प्रेरक यूज होता है। और क्या बना दिया, ये एथेन बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा असंतृप्त है एल्काइन, असंतृप्त है एल्काइन और वो हाइड्रोजनीकरण करेगा, योगात्मक अभिक्रिया करेगा तो लास्ट में क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। साथियों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से आने वाली परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जगन्नाथ।